नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो राजनीतिक विज्ञान सिविक्स का जो थर्ड चैप्टर है संसदीय शासन व्यवस्था, इस अध्याय को जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, विस्तारपूर्वक रीडिंग करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और अगर कहीं भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बताने का अर्थात रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या कहा जाता है, समझिएगा। देखिए कहा जाता है संसद भवन नई दिल्ली। हमारा जो ये संसद भवन क्या है, संसद भवन है जो 50 के नोट, जो पुराना 50 का नोट होता था, आप उसमें जो है सो देखते होंगे कि 50 का जो पुराना नोट है उसमें आपको जो सो यह दिखाई देगा यह भवन। तो यह क्या होता है, यह हमारा देश का जो सो संसद भवन है। ठीक है, संसद भवन का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ हमारे जो संसद जो चुन के मनोनीत होके जाते हैं, यहाँ वो सब जाके क्या करते हैं, मीटिंग या फैसला या समझ सकते हैं इसी प्रकार का कार्य करते हैं। आगे कहा जाता है पिछले कक्षा में, समझिएगा कि पिछले कक्षा में आप सरकार, राज्य सरकार, लोकतंत्र आदि के बारे में पढ़ चुका है। आप पिछले कक्षा क्लास 207 में अपने क्या पढ़ चुका है कि राज्य सरकार क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है और केंद्र सरकार क्या होता है, आपने इसके बारे में पढ़ चुका है। अगर आप 7 क्लास का वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में आपको जो सो मिल जाएगा इसका लिंक। ठीक है, फिर आगे कहा जाता है यह अध्याय उसी क्रम में अगली कड़ी है और इस अध्याय में हम संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे, उसकी विशेषताएं से अवगत होंगे तथा इसमें भारत में क्यों अपनाया गया, और यह भी जानेंगे कि इस अध्याय में हम लोग लोकसभा एवं राज्यसभा के बारे में भी जानेंगे। कहने का अर्थ ये बनता है कि हमारा देश में जो है सो संसदीय शासन को क्यों अपनाया गया। जो हमारा अध्याय का टॉपिक है संसदीय संसाधन की व्यवस्था, संसदीय साधन ही क्यों अपनाया गया, और आगे फिर हम पढ़ेंगे कि हमारा देश का लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, इसके बारे में इस अध्याय के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो में देखिए। आगे बढ़ने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का लिंक है और इसका क्वेश्चन आंसर जो होता है प्रश्न उत्तर अभ्यास का, उसका भी लिंक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो इसका क्वेश्चन आंसर है, दोनों का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खासकर आप ज़्यादा देखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है और मैंने उस वीडियो के माध्यम से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया है। इस अध्याय के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सभी। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद जो सो आप जरूर देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो और प्रश्न उत्तर जो इसका अभ्यास का है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहा जाता है, विकास एवं परिचय, कि विकास और परिचय। ठीक है, देखिए समझिएगा क्या कहा जाता है, प्राचीन समय में ग्राम पंचायत हमारे समाज का अभिन्न अंग रही है। इसका गठन चुनाव द्वारा होता था और उसे न्याय और व्यवस्था दोनों ही क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त था, और यही पंचायतें भूमि का बंटवारा करती थी तथा कर वसूलती थी, और पंचायत के सदस्यों को राज दरबार के द्वारा कर का हिस्सा दिया जाता था, और गलत आचरण या राजकीय धन के हिसाब में अनियमितता पाए जाने पर किसी भी सदस्य को पद से हटाया जा सकता था। देखिए कहा जाता है कि अभी नहीं, प्राचीन समय में जब राजा के समय था तो पहले भी जो सो क्या रखा जाता था कि पंचायत सेवक, जैसे कि अभी भी मुखिया जो होता है ना, वो हमारा पंचायत सेवक के रूप में ही होता है और उसे रखा जाता था, और उस गाँव के माध्यम से जो सो पूरा कर को वसूला जाता था। नहीं कि कर मतलब टैक्स। ठीक है, अभी टैक्स जैसे कि जीएसटी टैक्स हो गया और लन फन करके टैक्स लगाया जाता है, लेकिन पहले के ज़माने में क्या किया जाता था कि कर लिया जाता था, जैसे कि हम लोगों से, या हम लोग तो नहीं थे लेकिन प्राचीन समय में जो था पब्लिक से कर लिया जाता था डाइट आके। ठीक है, और यही कहा जाता है कि प्राचीन समय में इस प्रकार से हमारा वो क्या था, एक अभिन्न अंग था। ठीक है, और आगे कहा जाता है मध्य युग में आकर सभा और समिति जैसे संस्थाएं लुप्त हो गई, और कहा जाता है कि अभी के प्राचीन जो अभी का हमारा युग है, इसमें आते आते जो सो लोग क्या हुआ कि ये सब जो नियम जो पहले था वो सभी जो सो क्या हो गया, लुप्त हो गया, यानी कि खत्म हो गया। देखिए जो कहा जाता है कि समय के साथ सभी चीज़ें जो सो बदलती जाती है, तो वही बात है कि समय के साथ पहले क्या होता था कि कर जो सो पंचायत सेवक से वसूला जाता था, जो ग्राम के पंचायत मुखिया और सरपंच होते थे उनसे राजा पर के समय में। ठीक है, लेकिन अभी क्या होता है कि ऐसा नहीं है, अभी जो सो कुछ अलग नियम है। क्या नियम है आगे समझिएगा। कहा जाता है ऊपर
ऊपर स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थानों का विकास रुक गया, लेकिन पंचायती संस्थाएं बराबर चलती रही और ये संस्थाएं जनपद परिषद, नगर परिषद तथा ग्राम संघ जैसे कि अलग अलग नामों से पुकारी जाती है। हाँ, और देखिए ये सब जो हमारा ग्राम पंचायत होता है उसे जो सो अलग अलग हर जगह नामों से जाना जाता है। सब कुछ चेंज हो गया, लेकिन ये सब अभी भी हमारा जो सो है। जैसे कि कहीं मुखिया बोला जाता है, कहीं सरपंच बोला जाता है, अनेक प्रकार के नामों से जाना जाता है। आगे कहा जाता है नगर परिषद कहीं बोला जाता है, कहीं ग्राम संघ और कई अलग अलग नामों से क्या किया जाता है, इसे पुकारा जाता है। आगे कहा जाता है ये पंचायत ही गांव की संसद होती है और जो पंचायत हमारा जो होता है वही गांव की संसद थी। ठीक है, फिर आगे कहा जाता है 1833 के चार्ट अभी अधिनियम में पहली बार एक विधान परिषद के बीच दिखाई पड़े और 1860 और 1870 के दशक में ही भारतीय लोग राजनीतिक रूप में जागरूक होने लगे। लेकिन देखिए जब धीरे धीरे जो सो समय बीतता गया तब क्या हुआ, प्राचीन काल से कि लोग के मनों में जो सो वो जागरूक हुए और पढ़े लिखे, तब उन्हें जो सो शिक्षा हुआ, तब वह जो सो क्या करने लगे कि राजनीतिक रूप में जो सो वह सब जागृत होने लगे। फिर आगे कहा जाता है कलातंत्र में भारतीयों में राजनीतिक चेतना का विकास काफ़ी हो चुका था और अब एक ऐसी संस्था का आवश्यकता महसूस की जाने लगी जो राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष कर सके। और फिर देखिए जब लोग पढ़ते हैं, जब उन्हें बुद्धि आने लगता है, जब क्या होता है, जब अच्छा नॉलेज ले लेते तब क्या वो सोचने लगते कि हाँ अब जो समय कुछ अच्छा नियम बनाना होता है। ठीक है, तो फिर इसी तरह जाके जो सो आगे नियम बनाया गया और आगे कहा जाता है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ। और आपको याद रखना है, और देखिए ये इम्पोर्टेंट बात है कि भारत में जो सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो सो कब हुआ था, 1885 ईस्वी में हुआ था। और ये आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये जीके में आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था और किसके द्वारा किया गया था, ए ओम हुम के द्वारा। ठीक है, तो ये ज़्यादा याद रखिएगा, आपको ज़्यादा जीके में यही पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब किया गया था। तो 1885 में किया गया था ए ओम हुम के द्वारा। ठीक है, अब आगे कहा जाता है 1919 के भारत सुधार अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के संस्थान पर द्विनिश्चित और विधानमंडल बनाया गया। लेकिन देखिए अब जो सो संस्थानों को क्या किया जाने लगा, डिवाइड किया जाने लगा, विधानमंडल बनाए जाने लगा। फिर आगे कहा जाता है राज्य परिषद और विधानसभा प्रत्येक सदन में अधिकांश सदस्य को चुना होता था और विधानसभा लोकसभा इस प्रकार की जो सो चीज़ें आगे बनाने जाने लगी। और फिर आगे जाकर जो सो क्या होता है, वोट होने लगता है और वोट होने के बाद और विधानसभा इस प्रकार की चीज़ें बनाई जाने लगी और फिर चुनाव होकर जो सो सरकार बनाई जाने लगी। इस प्रकार से जो सो हमारा क्या हुआ, क्या बोल सकते हैं, राजनीति की धीरे धीरे शुरुआत हुआ। फिर आगे क्या हुआ समझिएगा, कहा जाता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारत की संविधान सभा को पुनः संपूर्ण निकाय घोषित किया गया और 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के गणतंत्र का संविधान लागू हुआ। और देखिए आपसे कोई पूछ सकता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 में जो सो भारत का जो हमारा गणतंत्र संविधान है वह लागू हो गया। ठीक है, 1950 में 26 जनवरी। ठीक है, और 26 जनवरी हम लोग क्यों मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमारा क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। अगर आपको कोई पूछता है कि 26 जनवरी आप क्यों मनाते हैं, जैसे स्कूल में 26 जनवरी 15 अगस्त इस प्रकार से मनाए जाते हैं ना, तो क्यों मनाए जाते हैं, क्योंकि हमारा देश जो सो उस दिन 15 अगस्त में हमारा देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी में क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था, इसी कारण से। ठीक है, फिर आगे कहा जाता है इसके कारण आधुनिक संस्थान ढांचों सहित पूर्ण संसदीय प्रणाली स्थापित हो गई और संविधान सभा भारत की अस्थाई संसद बन गई। और आगे कहा जाता है 1992 में प्रथम आम चुनाव के अनुसार संसद के गठन होने तक कार्य करती रही। कहने का अर्थ ये बनता है जब संविधान लागू हो गया तो फिर क्या हुआ, अब जो सो संविधान लागू होने के बाद
पहली बार जो सो हमारा देश में 1992 में क्या हुआ, आम चुनाव हुआ। और चुनाव होने के बाद जैसे कि चुनाव में क्या होता है, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, फिर देश के बहुत ऐसे मंत्री होते हैं, उन्हें जो सो चुना गया। और इस प्रकार से हमारे देश में इस प्रकार से नियम लागू हुआ। ठीक है, आगे समझिएगा। कहा जाता है भारत की राजनीतिक व्यवस्था को संघीय लोकतंत्र कहा जाता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था तो क्या कहा जाता है, संघीय लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। और आगे फिर कहा जाता है संघीय लोकतंत्र में कार्यपालिका अपनी वैधता विधायिका और संसद से प्राप्त करती है तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और इसमें कार्यपालिका और विधायपालिका परस्पर जुड़े होते हैं। ठीक है, और इस प्रणाली में राज्य तथा सरकार के मुखिया अलग अलग व्यक्ति होते हैं। और इसके विपरीत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अध्यात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है। और आगे कहा जाता है अध्यक्षता प्रणाली में राज्य का मुखिया तथा सरकार का मुखिया एक ही व्यक्ति होता है। और इसमें आगे कहता है इसमें कार्यपालिका अपनी वैधता और विधायिका से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब आगे देखिए, कहा जाता है भारत में क्या कहा जाता है, समझिएगा। भारत में संघीय शासन व्यवस्था क्यों अपनाई गई, कि भारत में जो सो संघीय शासन व्यवस्था ही क्यों अपनाई गई, तो समझिएगा क्यों अपनाया गया। अच्छा होगा तो ही तो अपनाया गया होगा, खराब चीज़ तो थोड़ी अपनाया जाता है, तो समझिएगा। कहा जाता है संविधान निर्माण के समय संविधान सभा द्वारा इस बात पर काफ़ी चर्चा की गई कि भारत में संघीय प्रणाली रहे या अध्यक्षता प्रणाली रहे। भारतीय राजनीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा तत्कालीन दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए संघीय प्रणाली को रखा गया भारत की ऐतिहासिक प्रणाली को, ठीक है, और पृष्ठभूमि, और आगे कहा जाता है तत्कालीन दृष्टिकोण, यानी कि सब कुछ देखकर भारत में जो सो संघीय शासन प्रणाली को जो सो अपनाया गया। और इसमें क्या होता है, लोगों को फ्रीडम मिलता है, जैसे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, यानी कि इसमें लोगों को बहुत जो सो वो अपनी ज़िंदगी खुद की ज़िंदगी में जी सकते हैं। लेकिन बहुत कंट्री ऐसा है जैसे कि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये सब में क्या होता है कि वहाँ लोग अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से नहीं जीते हैं। ठीक है, वहाँ भी राजा का शासन चलता है, यानी कि वहाँ वोट नहीं होता है। फिर इस प्रकार से हमारा जो कम्युनिस्ट हमारा पड़ोसी देश है चाइना, उसमें भी जो सो लोग जो सो अपने फ्रीडम के अनुसार नहीं जिंदा रह सकते हैं। उन्हें जो करने को सरकार कहा जाता है वो करते हैं। और आप आए दिन न्यूज़ सुनते रहते हैं कि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया में आप जो सुनते हैं कि ऐसा सुनते होंगे आप कि उसका हेयर कटिंग जो सो कोई नहीं कटा सकता है। जो वहाँ का क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, एक तरह से बोल सकते हैं, उसका हेयर कटिंग है तो कोई नहीं कटा सकता। अगर उसका कोई मरता है तो सबको रोना होगा। तो इस प्रकार से नियम है वहाँ। ठीक है, फिर आगे कहा जाता है स्वीकार किया गया, और भारत में इसी कारण से भारत में संघीय शासन व्यवस्था स्वीकार किया गया। ठीक है, और भारत में फ्रीडम है, यानी कि ये नियम जो चुना गया, जो संघीय शासन व्यवस्था, इसमें सब कुछ देखा गया कि लोगों को मौलिक अधिकार रहना चाहिए, लोगों को अपने तरह से पूरा तरह से छूट होना चाहिए। ठीक है, आगे कहा था स्वतंत्रता संग्राम में पूरे देश की जनता में लंबे संघर्ष किया। सही बात है कि स्वतंत्र देश को आज़ाद कराने, स्वतंत्र कराने में पूरे देश के लोगों ने बहुत ही संघर्ष किया। आगे कहा था इस संघर्ष में समाज में बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी तथा विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग इससे भाग लिए और स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचार से प्रेरित थे। और स्वतंत्रता आंदोलन में लोग को ब्रिटिश सरकार के आलोचना करने तथा अपनी मांग पेश करने की शक्ति प्रदान की। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1885 में मांग की, और विधायिका ने निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, और उन्हें बजट पर चर्चा करने पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। देखिए, जब हमारा देश में 1885 में तो हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ जो एवं हुम के द्वारा, तो उन्होंने क्या किया कि जो हमारा ब्रिटिश सरकार था उसे प्रश्न, आने की बहुत प्रकार के ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि हम फ्रीडम क्यों नहीं रह सकते हैं, हमारा जो बजट है वो क्या है, ये सब के लेकर प्रश्न वो जो सब पूछने लगे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे ये सब पूछने लगे। ठीक है, तो कुछ नियम जो सो वहाँ से हमें बनना, आपने देखा कि मतलब फ्रीडम मिलने का स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर आगे कहा जाता है, समझिएगा, कहा जाता है, और आगे फिर कहा जाता है, समझिएगा, कहा जाता है औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष के आधार पर राष्ट्रवादियों को
विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्से लेने की क्षमता है। सही बात है। और आगे कहा था लगभग 200 साल तक ब्रिटिश प्रभाव में रहे। सही बात है। हमारा देश में जो सो 200 सालों तक ब्रिटिश लोग जो सो राज किए, यानी कि शासन किए। और आगे कहा जाता है भारतीय समाज ब्रिटेन में प्रचलित संघीय व्यवस्था में भली भांति परिचित हो चुके थे। और स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं था कि सरकार जो चाहे वह कर सकती थी। स्वतंत्रता संघर्ष में सपनों और आकांक्षाओं में स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। और इस संविधान ने संघीय व्यवस्था एवं सार्वभौमिक व्यवस्था मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। ठीक है। क्या किया कि जो हमारा देश है वो जो सो एक अच्छा प्रणाली जो होता है संविधान का, उस अच्छे प्रणाली को अपनाया। और यहाँ जो सो लोगों को आप देख सकते हैं, सभी लोगों जो सो क्या कर सकते हैं, यानी कि अपने मन से जो सो ज़िंदगी को जीते हैं। फिर आगे कहा जाता है संसद। देखिए हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। सही बात है, क्योंकि लोकतांत्रिक होना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। ठीक है। आगे कहा जाता है लोकतांत्रिक सरकार में निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की सहभागी तथा सहमति होती है, जो लोकतांत्रिक होता है लोकतांत्रिक देश में। और आगे कहा जाता है इस बात का सबसे अच्छा अभिव्यक्त संसद के रूप में मिलता है। और संसद जो हमारा है इस बात को अच्छी से प्रूव करता है। और संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्र तत्व है। और जो हमारा संसद है, जो हमारा संसद भवन होता है जिसमें संसद मनोनीत होकर जाते हैं, वो जो सो एक बहुत अच्छा प्रतीत होता है। क्योंकि आप देखिए संसद, देखिए आपके शहर में या आपके ज़िले में, आपके राज्य में देखते होंगे कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है। तो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें प्रधानमंत्री बनता है, और विधानसभा का चुनाव होता है उसमें मुख्यमंत्री बनता है। ठीक है। तो लोकसभा का आप चुनाव देखते होंगे, उसमें जो होता है चुनाव, उसी से लोग संसद बन के जाते हैं, जो लोकसभा के प्रतिनिधि के रूप में किसी भी पार्टी से आते हैं। ठीक है। तो वो आते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो हम अपने मनों से क्या करते हैं, सभी लोग वोट देते हैं, और जिस पार्टी को हमें अच्छा लगता है उस पार्टी को हम जिताते हैं। और वो जाके जीतते हैं, तब लोकसभा में संसद में जाते हैं और हमारे बातों को वह पेश करते हैं, रखते हैं, जो हमें प्रॉब्लम होता है। ठीक है। इस प्रकार की होती है। आगे फिर कहा जाता है नागरिकों के द्वारा सरकार को मंजूरी देने का एक तरीका चुना गया, और लोग संसद के लिए प्रतिनिधित्व को चुनाव करते हैं। सही बात है। और अपने पिछले कक्षा में पढ़ा है कि किन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों से यह एक समूह सरकार बनती है, और जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधि के इस समूह को एक ही संसद कहा जाता है। और यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। और इस प्रकार अपने निर्वाच प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग सरकार बनाते हैं। और लोग जो सो क्या करते हैं, इस प्रकार से लोग जो अन्य पार्टी से होते हैं वह क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं। जैसे कि देखिए लोकसभा का चुनाव होता है जिसमें प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। आप देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी सांसद को वोट देते हैं। ठीक है। ना कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री को जो उसके पार्टी से होते हैं। और जो हम लोग सांसद को वोट देते हैं लोकसभा में, और हमारा जो लोकसभा, हमारा झारखंड का लोकसभा है वो कितना है, आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको आगे बताऊंगा कि झारखंड में कितना लोकसभा सीट है। ठीक है। तो लोकसभा का सीट जो होता है उसमें एक व्यक्ति, जैसे कि जहाँ जितना होता है, एक व्यक्ति रहते हैं, उन्हें हम लोग वोट देते हैं। और वही वोट लेने के बाद वह जो सो क्या करते हैं, सांसद के एक प्रतिनिधित्व बन के हमारे जो परेशानी होता है उन परेशानियों को, यानी कि जनता की बात को क्या करते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं। ठीक है। कहने का अर्थ ये बनता है सीधा सीधी। आगे कहा जाता है, समझिएगा, कहा जाता है इसके निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रतिनिधि चुना गया, और आते हैं और विभिन्न राजनीतिक दल के प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। और झारखंड को 14 लोकसभा क्षेत्र में विभाजित किया गया। और झारखंड को कितना सीट है, लोकसभा का 14। ठीक है। और आगे कहा जाता है का देखा गया, और अपने क्षेत्र के लोकसभा, और कहा जाता है मानचित्र को देखिए और तथा अपने क्षेत्र के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की पहचान कीजिए। और भारतीय संसद राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकतंत्र से मिलकर बनती है, जो हमारा संसद होता है। ठीक है। वो आप देख सकते हैं कि हमारा झारखंड का जो लोकसभा का क्या है, मैप है कि कितना लोकसभा किस किस डिस्ट्रिक्ट में है, वो समझिएगा कि हमारा किस किस डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। आप देख सकते हैं पलामू हो गया, चतरा हो गया, कोडरमा हो गया, गोड्डा हो गया, दुमका, हजारीबाग, रांची, ये सब जो सो आप क्या है,
हमारा लोकसभा का क्षेत्र है, 14 लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है, जो हमारा झारखंड में है। अब आगे देखिए, कहा जाता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को देखने से आपसे मतलब वीडियो में आगे बढ़ने से थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा अगर आप प्लेलिस्ट नहीं देखें तो प्लेलिस्ट आप एक बार हमारा जो ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट पर आपका जो कक्षा का रिलेटेड सभी वीडियो अवेलेबल है आपके चैप्टर के। और अगर आप साइंस का, मैथ का, हिंदी, इंग्लिश किसी का भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको वहाँ वीडियो अवेलेबल मिलेगा। देखिए, प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए, प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का, आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल का रिलेटेड, तो आप यहाँ जो सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पे जो है स्टडी टाइम ये जो सो खुल गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो, देखिए वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है, और यहाँ पोस्ट है, और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्लेलिस्ट पर आना है, ठीक है। देखिए प्लेलिस्ट पर आइएगा आप, और प्लेलिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का, क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है, और इस प्रकार क्लास 6, 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा, और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को आकर एक बार ज़रूर देखिएगा। आपने प्लेलिस्ट देख लिया होगा, अब आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति क्या होता है। प्रधानमंत्री सुना है, राष्ट्रपति आपने सुना है, आपने मुख्यमंत्री भी सुना है, और सांसद भी सुना होगा। तो ये सब क्या होता है समझिएगा। कहा जाता है राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र में सर्वोच्चम संवैधानिक पद राष्ट्रपति का है, यानी कि सबसे अगर देखा जाए तो पावरफुल व्यक्ति भारत का जो सो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। आगे समझिएगा। और इस पद की योग्यता धारण करने वाला कोई भी नागरिक राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, कोई भी व्यक्ति जो सो राष्ट्रपति बन सकता है। और कहा जाता है यह देश का प्रथम नागरिक होता है। ऐसा नहीं है कि आप राष्ट्रपति बनना है आपको तो आपको पढ़ा लिखा होना व्यक्ति चाहिए। अगर आप पढ़ा लिखा नहीं भी है तो भी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको वहां तक पहुंचना होगा, ठीक है। फिर आगे कहा जाता है देश में कोई भी कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही लागू होता है। जैसे कोई कानून बनता है, जैसे कि बहुत ऐसे कानून होगा, जैसे 370 हटाया गया और बहुत है, तो उनमें से क्या होता है कि कुछ कानून जो बनाए जाते हैं वो जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करता तब तक वह कानून जो नहीं बनता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वह कानून बन सकता है, किसी प्रकार के भी नियम, ठीक है। फिर आगे कहा जाता है देश में कोई भी कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही लागू होता है, और राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री और मंत्री राज्य के राज्यपाल तथा न्यायाधीश आदि की नियुक्ति की जाती है। और आपदा स्थिति में पूरे देश की बागडोर राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती है। वह वैश्विक स्तर पर देश के प्रतिनिधित्व करता है, और तथा तीनों सेना का अध्यक्ष भी होता है, और समस्त कार्यपालिका संबंधित कार्य राष्ट्रपति के नाम से संपादित होता है। और आगे कहा जाता है कि कुछ आने के आपातकालीन जो होता है, इमरजेंसी के समय जो राष्ट्रपति है वो अपने हाथ पर ले सकती है पूरे देश के बागडोर को, ठीक है। और सेना के जो तीनों सेना होता है हमारा, वो तीनों सेना का हेड जो है सो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। फिर आगे कहा जाता है प्रधानमंत्री का नियुक्ति, यानी कि प्रधानमंत्री जितने भी मंत्री बनते हैं उनका शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाती है, ठीक है। इस प्रकार से राष्ट्रपति का पावर होता है, और राष्ट्रपति क्या है आप समझ चुके होंगे। और अभी प्रेजेंट का राष्ट्रपति हमारा जो है सो कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। फिर आगे कहा जाता है राज्यसभा। देखिए एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। तो राज्यसभा पहले समझिएगा। कहता है राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है, और इसके सदस्यों का चुनाव राज्य के विधान समस्याओं के सदस्यों के द्वारा होता है। और देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। देश का जो हमारा उपराष्ट्रपति, देखिए एक होता है राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति जो हमारा होता है ना, वो राज्यसभा का क्या होता है, राज्यसभा का जो सो क्या होता है, सभापति होता है। और राज्यसभा
राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकता है। और जो हमारा राज्यसभा और लोकसभा होता है, अगर किसी प्रकार का नियम हमें बनाना होता है, जैसे कि आप सोच सकते हैं कि किसी प्रकार का नियम बनाना है, तो अगर हमें राज्यसभा और लोकसभा से फुल बहुमत है हमारे पास और उसमें हम पास करवा लेते हैं तो हमारा वो नियम बन जाता है, ठीक है। और अगर राज्यसभा लोकसभा से पास नहीं हो पाता है तब हमारा नियम वो पूरा तरह से नहीं बन पाता है, ठीक है। तो राज्यसभा भी जो सो और लोकसभा जो है वो दोनों नियम बना सकती है। आगे फिर कहा जाता है कोई भी विधेयक बिना राज्यसभा की मंजूरी से कानून का रूप नहीं ले सकता है। और इस तरह कानून के निर्माण में राज्यसभा की भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो राज्यसभा होती है, कोई भी नियम बनाने में अगर उसका योगदान देखा जाए तो राज्यसभा का बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर आगे कहा जाता है यह लोकसभा द्वारा पारित किया विधेयक की समीक्षा तथा आवश्यकता होने पर उसमें संशोधित करती है। और संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। यानी कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, अगर अधिकतम देखा जाए तो 250 यानी कि 250 सदस्य होते हैं। और राज्यसभा में 238 निर्वाचित तथा 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। देखिए हमारा राज्यसभा में जो सो 238 सीट जो है सो लोकसभा के राज्यसभा में होते हैं। और 12 जो पद होते हैं उस पर राष्ट्रपति मनोनीत करके जो सो भेजा जाता है। राष्ट्रपति जिसे मनोनीत करते हैं, चुनते उस पर वो होते हैं, ठीक है, राज्यसभा में। फिर आगे कहा जाता है कि लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों के पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही कोई विधेयक कानून का रूप प्राप्त करता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि लोकसभा और राज्यसभा में जब अगर हमें कोई नियम बनाना होता है तो जब दोनों में पारित होता है उसके बाद राष्ट्रपति साइन करता है। और राष्ट्रपति के साइन करने के बाद ही कोई नियम जो सो पारित हो सकता है, उसका रूप दिया जा सकता है, ठीक है। और आपको एक बात और बता देते हैं कि अगर राज्यसभा के अगर कोई सदस्य होता है, जैसे राज्यसभा के जो डायरेक्ट बनते सदस्य, उन्हें जो सो को भी जो मतलब जो हित में होते हैं, किसके हित में, राष्ट्रपति के हित में, वो डायरेक्ट बना देते हैं, ठीक है। इसमें वो वोट इलेक्शन लड़के नहीं जाते हैं, वो वोट पाके नहीं जाते हैं राज्यसभा में, ठीक है। तो राज्यसभा का कोई भी बन सकता है। अब अगला है हमारा लोकसभा। आपने राज्यसभा देखा अभी, और यहाँ आपने ये भी देखिए आप कि राज्यसभा के किस प्रकार से यहाँ जो सो क्या होता है कि आपने टीवी में देखा होगा कि किस प्रकार से बहस होता है राज्यसभा और लोकसभा में, ठीक है। अब देखिए अगला हमारा लोकसभा। कहा जाता है विभिन्न लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्यों में लोकसभा का गठन किया जाता है। और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। और मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 592 निश्चित की जाती है। जो लोकसभा का हमारा होता है उसमें 592 सीटें होती है, ठीक है। और उनका 5 साल का ही बागडोर होता है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो 5 साल का ही वो रहते हैं, ठीक है। फिर अगला 5 साल में क्या होता है, वोट होता है, इलेक्शन होता है। और फिर अगला 5 साल के बाद अगर वो फिर से जीत के आते हैं तो वो फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं। यानी कि उनके लोकसभा में पावर जो सो 5 सालों तक ही चलता है। फिर अगर जीत जाते तब फिर उनका पावर चल सकता है, ठीक है। फिर आगे कहा था लोकसभा चुनावों के बाद संसदों की एक सूची बनाई जाती है ताकि विभिन्न राजनीतिक दलों के संसदों की संख्या का पता चल सके। और सरकार बनाने की इच्छा रखने वाले राजनीतिक दल को निर्वाचित सदनों में बहुमत प्राप्त करना होता है। चूँकि लोकसभा में कुल 533 लोकसभा में हमारा जो सो 543 निर्वाचित सदस्य एवं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 सदस्य होते हैं। और इसलिए स्पष्ट बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होना चाहिए। देखिए समझिएगा, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि इलेक्शन होता है, लोकसभा का जो इलेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है कि 543 सीट जो हमारा होता है उसमें से हमें 272 सीट कम से कम लाना होता है अपने सरकार बनाने के लिए। और अगर कोई उतना सीट नहीं ला पाता है, जैसे कि बीजेपी है और कांग्रेस है और अन्य आम पार्टी है, बहुत सारे ऐसे पार्टी है, ठीक है। तो जैसे बीजेपी 272 सीट ला लेता है तो वो पार्टी अपना बना सकता है, ठीक है, अपना सरकार बना सकता है। और 272 से कम लाता है और फिर किसी पार्टी के साथ जुड़ के बनाता है और 272 सीट पूरा कर लेता है, यानी कि विधायक की सीटें 275 ला लेता है, तो ठीक है, सॉरी विधायक नहीं, सांसद का, ठीक है, सांसद का ला लेता है तो वह अपनी सरकार बना सकता है। तो इस प्रकार से सरकार बनता है, ठीक है। फिर आगे कहा जाता है
कि जो जो भी दल इन इन मानक आंकड़ों को छू लेता है उसे सरकार बनाने का मौका मिल जाता है। ठीक है, 272 से आप ज़्यादा ला लेते हैं तो आपको सरकार बनाने का अधिकार मिल जाता है। अगर 272 भी ला लेते हैं तो आपको सरकार आप बना सकते हैं। फिर आगे कहा जाता है शेष दल विपक्षी दल दल कहलाते हैं और विपक्षी दल कहला जाते हैं, बन जाते हैं। और आगे लोकसभा कार्यपालिका का चुनाव करती है और कार्यपालिका कानूनों को लागू करने का काम करती है। और जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे हमारे सहेज में अक्सर यही कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका होती है। फिर आगे कहा जाता है भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। और जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो उनमें से क्या होता है, जो हमारा लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं, यानी कि पूरे सांसद का वो हेड होते हैं। और उन्हें मनोनीत करके सभी सांसद उसे मनोनीत करते हैं और उन्हें सब अपने कुशलता के अनुसार जो सो क्या करते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री का चेहरा आगे उभर आता है। ठीक है, जैसे अभी के फिलहाल का हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आप जानते होंगे। फिर आगे कहा जाता है और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। और ये मंत्री अपने अपने विभाग में प्रधान होते हैं। और जब किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाता है तो कई राजनीतिक दल मिलकर गठबंधन सरकार बनाते हैं और यह सरकार साझा मुद्दों पर कार्य करती है। कहने का अर्थ ये बनता है, जब एक पार्टी पूरा तरह से सीट नहीं ला पाती है तो दूसरे पार्टी के साथ वजह से मिलकर अपनी सरकार को बनाती है। ठीक है, और इस प्रकार से हमारा क्या होता है कि सरकार बनती है। फिर आप देख सकते हैं कि राज्यसभा एवं लोकसभा में विभिन्न राज्यों में सदस्यों की संख्या। ठीक है, देखिए हमारा जो ये चार्ट है, इस चार्ट को आप ध्यान में ज़रूर से ज़रूर रखिएगा क्योंकि आपसे पूछ लिया जाता है। लेकिन आप देखिए झारखंड का जरूर याद रखिएगा क्योंकि झारखंड में आप रहते हैं तो आपसे ज़्यादा झारखंड का ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए झारखंड में हमारा लोकसभा का सीट कितना है, 14। लोकसभा का 6 है और राज्यसभा का 14 है। ठीक है, सॉरी, राज्यसभा हमारा 6 है। एक सेकंड फिर से देखिएगा, राज्यसभा हमारा कितना है, देखिए राज्यसभा हमारा कितना है, 6 है। ठीक है, और लोकसभा हमारा 14 है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से जो लोकसभा यानी कि सांसद जो यहाँ से बनता है वो 14 सांसद बनते हैं और राज्यसभा में जो जाते हैं वो 6 बनते हैं। ठीक है, और आप फिर आगे देख सकते हैं जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश होता है वहाँ भी जो सो है। ठीक है, जैसे कि दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ये सब में भी होता है। और कुल मिलाकर हमारा 545 बनते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा कहा जाता है संसद का सदस्य। कहा जाता है संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोग की संख्या में वृद्धि देखी जाती है। उदाहरण के लिए क्षेत्रीय दलों में सदस्यों की संख्या बढ़ी है और जिन समूहों और तबकों को अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था वे अब चुनाव जीत कर आने लगे हैं और दलित और पिछले वर्ग की राजनीतिक हिस्सेदार भी बढ़ती जा रही है। और ऐसा देखा जाता है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर पाते हैं। और स्पष्ट है कि हित और अनुभव अलग अलग होने की स्थिति में एक समूह के व्यक्ति सबसे हित में आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। और इस बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ अनुसूचित जनजाति और तथा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति जनजाति एसटी और एससी के लिए आरक्षित की गई है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो हमारा एसटी वर्ग के लोग होते हैं और एससी वर्ग के लोग जो होते हैं उनके लिए कुछ हमारा जो सो सीट जो सो इनमें क्या किया गया, स्पेशल रखा गया है। क्योंकि वो सब लोग भी जो सो अगर मतलब जैसे कि भारत विकास हो रहा है तो विकास के साथ साथ सबको विकास में होना है। ठीक है, तो अगर वो सब भी अगर नहीं आते तो क्या होगा, वो पिछले वर्ग में रह जाएंगे और उन्हें जो सो नॉलेज नहीं मिल पाएगा। इसी कारण से उनके लिए स्पेशल सीटें रखे जाते हैं एससी और एसटी के लिए। ठीक है, फिर आगे कहा जाता है, समझिएगा कि भारत संसद में महिलाओं प्रतिनिधि नग्न है और भारत में जो हमारा महिला संसद है उसमें जो सो बहुत ही कम है जो हमारा भारत में है। ठीक है, फिर आगे कहा जाता है और उनकी संख्या 9% है। ठीक है, अतः संसद में
और संसद में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए 33% सीट महिला के लिए आरक्षित करने का सुझाव पेश किया गया है। और इस मुद्दे पर बहस अभी तक जारी है और संसद सरकार पर नियंत्रण करती है। यानी कि फिर ऐसा कर दिया जा रहा है कि 33% सीट में जो सो महिला को ही बैठना चाहिए। सरकार ऐसे कुछ नियम बना रही है, ठीक है, क्योंकि महिलाओं को भी जो सो आना आगे बढ़ना अति आवश्यक है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए है, फिर पुरुष के लिए है ही, और महिलाओं के लिए भी है, ठीक है। तो उनके लिए सीट जो सीटों को सांसद के और लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को आरक्षित कर दिए जा रहे हैं कि फिक्स है कि 33% सीट पर जो हमारा महिला उम्मीदवार ही आ सकती है। फिर आगे कहा जाता है सरकार पर नियंत्रण। संसद की सत्ता सामान्यतः सात में 3 बार आयोजित होती है, साल में 3 बार आयोजित होती है। और बजट सत्र और मानसून और शक्ति और शीतकालीन सत्र संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह में ज़्यादा का अवकाश नहीं हो सकता है। और आवश्यकता पड़ने पर संसद की बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। और संसद के सत्र के दौरान प्रश्नकाल एवं एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। और प्रश्नकाल में संसद सरकार के कामकाज के बारे में प्रश्न करती है और सरकार को उसका जवाब लिखित या मौखिक रूप से देना पड़ता है। और इससे सरकार को भी संसद के जरिए जानना होता है। यानी कि कहने का अर्थ ये डायरेक्ट बनता है कि सरकार पर नियंत्रण, यानी कि सरकार भी जो सो क्या करती है, अपने आप पर जो सो नियंत्रण कैसे लाती है ये बताया जा रहा है, ठीक है। उनके लिए भी नियम होता है, कानून होता है। फिर अगला कहा जाता है हमारा कानून। देखिए, कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण काम होता है। जो हमारा संसद होता है, जो हमारे संसद प्रतिनिधि होते हैं, जो आगे बढ़कर जाते हैं, जिन्हें हम अपने वोट के माध्यम से जिताते हैं, और वो क्या करते हैं, संसद के रूप में जो सो हमारे बातों को जो सो क्या करते हैं, संसद भवन में रखते हैं और सरकार के सामने पेश करते हैं और हमारे आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, ठीक है। आगे कहा था वह इन कामों को संविधान के दायरे में करते हैं और ये कानून सभी पर लागू होती है। और संविधान सभा में इस बात पर सहमति थी कि स्वतंत्रता भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और इसलिए उन्हें संविधान में कई ऐसा प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए आवश्यक थे। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नज़र में बराबर है। और स्वतंत्र भारत में जो कानून के नज़र में जो सो सभी लोग क्या है, बराबर हैं। कहा जाता है हमारा धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। और कानून के शासन का मतलब है कि कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, ठीक है। और कानून के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या धनसेठ हो, और या यहाँ तक कि कोई जनप्रतिनिधि भी हो, वह भी जो सो क्या हो, कानून के नज़र में बराबर होता है। और एक आम व्यक्ति भी हो, तो कानून में जितना सम्मान उसे मिलता है उतना इज्जत आपको ही मिलता है, ठीक है। फिर आगे कहा जाता है किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन के लिए निश्चित सजा होती है। और अधिक किसी कानून पर टकराव या विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो इस मुद्दे पर फैसले लेने के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं। कहने का अर्थ ये बनता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों पर अगर किसी प्रकार की क्षति आपको दिखाई पड़ता है तो आप इन बातों को लेकर आप जो हमारा क्या होता है, कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट या कोई भी अन्य प्रकार के कोर्टे होते हैं, उनमें आप जो सो अदालत में लेकर उन बातों को पेश कर सकते हैं। फिर आगे कहता है यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उन्हें संशोधित कर सकती है या उसे रद्द भी कर सकती है। इतना ज़्यादा जो सो कोर्ट के पास यानी कि अदालत के पास पावर होती है। फिर आगे कहा जाता है नागरिकों की भूमिका प्रतिनिधित्व के चुनाव के साथ खत्म नहीं हो सकती है। और इसके बाद अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात पर नज़र रखते हैं कि हमारे संसद क्या कर रहे हैं और यह सही से काम करने पर उन्हें आलोचना करते हैं। और लोकतंत्र में लोग की जितनी भागीदारी होती है उतने उत्साह से वह जुड़ते हैं और उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद करते हैं। और इस प्रकार से यह अध्याय जो सो हमारा जो 3rd अध्याय था, यह अध्याय जो सो संसदीय शासन की व्यवस्था, यह अध्याय समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।